आज हो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसके थ्रू क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम उसके लिए अपनाएं। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में। मतलब हम अपनी चारों तरफ देखते हैं कितनी ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके अच्छा खाने के लिए नहीं है, अच्छा पहनने के लिए नहीं है, उनका अच्छा एजुकेशन नहीं है। तो उन पेरेंट्स को कैसे चाहिए अपने बर्थ कंट्रोल पे अपने बच्चों को उतने कंसीव करें जितने कि वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी सोसाइटी दे सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी इसी बर्थ कंट्रोल के अंदर आता है और हम आज बर्थ कंट्रोल के बारे में भी पढ़ेंगे। उसी के बाद हम देखेंगे MTPs के बारे में, जो कि है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी। हम अपनी चारों तरफ देखते हैं कितनी गलत प्रेगनेंसी होती है, मतलब बाज़ दफ़ा फीमेल फीटिसाइड्स वगैरह हो रहे हैं, कितनी गलत तरीके से बच्चों को अबॉर्ट कर दिया जाता है इलीगली। और हम MTP के थ्रू हम जाके इसमें देखेंगे कि कैसे लीगली बच्चों को अबॉर्ट किया जाता है और कैसे अच्छी MTP साबित की जाती है। इसी के बाद हम देखेंगे STD के बारे में। STD में आता है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में हम लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद जैसे हमारे पास डिजीज ट्रांसफर होते हैं या क्या क्या हमें और इश्यूज होते हैं, हम STD के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद भी पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, तो उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है और उनकी ये प्रॉब्लम कैसे सुधारी जाए और उनकी ये अच्छी इनफर्टिलिटी की जगह पे हम उनको और अच्छा क्या दे सकते हैं। हम ये सारी चीज़ आज इसी चैप्टर के अंदर इसी के सब अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी ऊपर से नीचे तक की गोल्स है। हम देखेंगे कि हम इसे कैसे अप्लाई करें, कैसे यूज़ हो और हमारी इंडिया ने इसके लिए क्या प्रॉब्लम्स, क्या तरीके अपनाए हैं। चैप्टर को हमें एजुकेट करने का यही एक मतलब है कि हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कैसे ख्याल रखें, अपने चारों तरफ होने वाली गलत चीज़ को कैसे रोकें। इसीलिए हमने इसे पब्लिश कर दिया बुक्स में कि हमारे सारे बच्चों को ये अच्छे से नॉलेज हो कि इस पास क्या सही और क्या गलत होता है। चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हम अच्छी कैसे नॉलेज गेन करके एक अच्छी सोसाइटी में कैसे अच्छी तरीके से जी सके। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले हम सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं बात करेंगे, मतलब हेल्थ की डेफिनेशन भी एक आई थी, पर हम पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो कि WHO ने दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO के थ्रू उन्होंने बताया था कि एक हेल्दी पर्सन वही है जो टोटल वेलबींग रखता हो, मतलब जिनका रिप्रोडक्शन अच्छा हो, जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, फिजिकली, मतलब उसकी हरकतें क्या है, वो कैसे लोगों के साथ हरकतें करता है, कैसे उसकी फिजिकली उन लोग को डील करता है, वो अच्छा हो। इमोशनली वो क्या क्या इमोशंस रखता है दूसरों के लिए, अच्छे बुरे, वो अच्छे हों। उनका बिहेवियर कैसा है, वो सोशली कैसे उठते बैठते हैं, ये सब आ जाता है इसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन WHO ने दी थी। हमारी इंडिया बहुत सी चीज़ों में पीछे, पर हमारी इंडिया ने फर्स्ट वो कंट्री है, हमारी इंडिया ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर दिखाया। मतलब हमारी इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है, वो पायनियर कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आए मनमोहन सिंह के टाइम में 1951 में, जिसमें उन्होंने RCH के थ्रू इसे पब्लिश करा। और RCH का फुल फॉर्म था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके थ्रू उन्होंने बताया कि मैं सबको बताऊंगा, सबको एजुकेट करेंगे, सबको सारी बच्चों को हम लोग एजुकेट करेंगे, हर तरफ फैलाएंगे कि हमें कैसे जीना चाहिए और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे आगे चल के। मतलब हमारी चारों ओर देख के इतनी गरीबी है, किस तरह बच्चों को एजुकेट नहीं किया जा रहा है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, वो अच्छा खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, ये सब देखते हुए हमारी इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया और जो कि बहुत सक्सेस रहा। तो आओ देखते हैं इसमें क्या क्या वो पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स वो लेके आए थे। सबसे पहले RCH के थ्रू अवेयरनेस फैलाएंगे, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताएंगे, मतलब हम लोग के लिए सेक्सुअल हेल्थ कब कैसे क्या होना चाहिए, और एजुकेट करेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में, मतलब बर्थ कंट्रोल कैसा होना चाहिए उसके बारे में सबको बताएंगे, पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में बताएंगे, मतलब एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी कितनी केयर करना चाहिए, नए शिशु को जन्म देती होती है तो वो कैसे उनकी केयर करना चाहिए, कितनी ज़्यादा उनकी केयर होना चाहिए। हम ये बाकायदे से एजुकेट करेंगे, सबको ये समझाएंगे, पढ़ाएंगे। प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर के बारे में बताएंगे, मतलब बच्चे जन्म के पहले और जन्म के बाद की केयरिंग बताएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस बताएंगे, मतलब कितना ज़्यादा बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से हार्मोन्स वगैरह होते हैं, हमने पहले चैप्टर में इसके पढ़ा। और इक्वालिटी बताएंगे, मतलब बॉय हो या गर्ल हो दोनों को अच्छा एजुकेट कैसे मिलना चाहिए, अच्छा रहन सहन, खान पीन, उनकी इक्वालिटी क्या है, इसे बाकायदा एजुकेट करेंगे। RCH के थ्रू जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि इतनी ज़्यादा सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो जाते हैं, मतलब इतने सीरियस क्राइम्स हो जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिसर्च ऑफ CDRI के बारे में, जो रिसर्च की गई है CDRI ने करी है, और हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि रिसर्च में CDRI ने क्या करा है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म, और हम इसी के साथ साथ RCH के थ्रू हम लोग STD के बारे में भी पढ़ेंगे। ये NCERT में इन सब के बाद एक बहुत ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट किया गया है जो कि है एमनियोसेंटेसिस। ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले दिनों इस एमनियोसेंटेसिस को हमारी इंडिया में या हमारे वर्ल्ड वाइड इसीलिए लाया गया था कि हम इसके थ्रू जानेंगे, मतलब कि बच्चे में कोई, जब वो अपने मम्मी के वूम में ही होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं या कोई डिफेक्ट तो नहीं है, पर इसका आगे चल के गलत यूज़ हुआ। मतलब क्या होता था कि एमनियोसेंटेसिस एक प्री नेटल टेस्टिंग है, मतलब बच्चे के जन्म की पहले की टेस्टिंग है, तो ये मम्मी के वूम में ही इसकी टेस्टिंग होती थी। तो ये जो वूम में बेबी होता है वहाँ पे ये एक एमनियन के लेयर में होता है, मतलब एमनियोटिक पाउच में होता है, ऐसा
कह लो बैग में होता है और जिसमें पूरा एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है और उसकी बाहर की लेयर एमनियन की बनी होती है। एमनियोटिक फ्लूइड वही एमनियन की लेयर के सिक्रीशन की वजह से होता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड पूरा चिपचिपा सा होता है, मतलब बेबी के लिए एकदम गीला गीला मॉइस्चर जैसा एरिया बना रहता है कि सूखा ना, एकदम ड्रॉट ना पड़ जाए। तो सेंटेसिस के थ्रू ये किया जाता था कि एक इंजेक्शन या एक सिरिंज ली जाती थी जिसमें से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाला जाता था, तो उसी के साथ साथ कुछ फीटस के सेल्स भी बाहर आ जाते थे। जब फीटस के सेल्स बाहर आ जाते थे तो पूरी कैरियोटाइपिंग हो जाती थी और कैरियोटाइपिंग में पूरे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाते थे कि ये XX है या XY है। तो इसी के चलते जब सेक्स डिटरमाइन होने लगा तो बहुत से लोग फीटिसाइड्स भी करने लगे, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को बैन करना पड़ा। प्रोसेस बहुत अच्छी थी कि बेबी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या डिफेक्ट हो तो उससे पता चल जाता था। जैसे इसका मिस यूज होने लगा तो इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, मतलब हमारा इंडिया एवरी 6th ऑफ पर्सन्स में आ गया कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन पे पहुंच चुका है, इतना ऊपर इसका बर्थ कंट्रोल को लेकर ग्राफ पहुंच चुका है। मतलब वर्ल्ड वाइड पे हम लोग ने देखा 1900 में 2 बिलियन ऑफ पर्सन थे, उसी के बाद 2000 में जब देखा तो 6 बिलियन ऑफ हो गए, मतलब रेंज कितना ज्यादा हैवी हो गया। उसके बाद जब इंडिया का रेशियो देखा गया तो 2011 में 1.2 बिलियन था, मतलब ग्रोथ रेट 2 गुना ज्यादा हो गई। वाइल 1945 में जब देखा गया था तो सिर्फ 350 मिलियन थे। मतलब इसका रीजन यार एक ही था कि हेल्थ फैसिलिटीज बेटर होती गई दिन ब दिन, कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। मतलब हमारे जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आए तो लोगों ने इसके थ्रू भी बहुत सारी चीजें देखा, बहुत सारी चीजें अप्लाइड करा और बहुत सक्सेसफुल भी हुए। तो इसी की वजह से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई इसकी वजह से, और बेटर लिविंग कंडीशंस हो गई। मतलब ज्यादातर लोग एक दूसरे को देख के अच्छे से रहने लगे। देखा बेटर लिविंग कंडीशंस के साथ साथ डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, और फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि बच्चे भी कम मरने लगे। जैसे कि पहले के ज़माने में ज़्यादा इलाज ना होने की वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा मरते थे, और उन्हीं के साथ साथ उनकी मम्मी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होती थी वो भी बहुत ज़्यादा मरती थी। पर अब अच्छी कंडीशन, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेटर होने की वजह से सारी डेथ रेट जितनी भी थी वो सारी कम होती जा रही थी, और रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मतलब जितने भी रिप्रोडक्शन वाले बच्चे थे या रिप्रोडक्शन एज वाले ग्रुप के जो भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे इस वजह से। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर गई थी। अब एक्सप्लोजन को देखते हुए हमने कंट्रोल लेके आए, एक अवेयरनेस फैलाएंगे, लीगल एजेस ऑफ मैरिजेस करेंगे। मतलब 18 इयर्स की गर्ल हो और 21 इयर्स का बॉय हो, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करेंगे। मतलब ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करेंगे जो कि ये बर्थ पॉपुलेशन को ना बढ़ाए, मतलब थोड़ा कम करे। क्योंकि अगर बर्थ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो मतलब आपस में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगी, फिर भी हम लोग को खाने की प्रॉब्लम परेशानियाँ हो जाएंगी। इसीलिए बर्थ कंट्रोल पे भी थोड़ा फोकस दिया गया। बर्थ कंट्रोल के लिए हमने एक बहुत अच्छा रास्ता अपनाया कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करेंगे और सबको एजुकेट करेंगे कि वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करें, इसके कितने फायदे हो। इसीलिए हम ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन लेके आएंगे जो कि आइडियल हो, यूजर फ्रेंडली हो, मतलब सब लोग आसानी से उसे यूज कर सके, इजी अवेलेबल हो, हर जगह मौजूद हो सके, इफेक्टिव हो। मतलब जब हम उसे यूज करें तो वो फायदेमंद हो, रिवर्सिबल हो। मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब बस फेंको, यूज करो, बहाओ, ऐसा वाला ना हो। मतलब रिवर्सिबल हो, हम लोग आसानी से उसे बार बार यूज कर सके, साइड इफेक्ट्स नहीं हो, मतलब उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो, इतने भी ज्यादा ना हो कि मतलब बिल्कुल इंसान ही मर जाए, इतना ज्यादा हार्मफुल हो। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, और वो सेक्सुअल ड्राइव में ना इंटरफेयर करता हो। हम ऐसे कुछ अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेके आएंगे। सेक्शन में सबसे पहले हमने देखा नेचुरल मेथड। ये ऐसा मेथड है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता, पर इसके ना यार फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, अवॉइडिंग द चांस ऑफ अ मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म। मतलब इसमें हम लोग अवॉइड करेंगे वो चांसेस जब हमारे मीटिंग होती है ओवा एंड स्पर्म की। मतलब ये कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, या इसे पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी बोलते हैं, या फिर इसे रिदम मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में हम लोग क्वाइटस एब्सटेन करेंगे, अवॉइडेड करेंगे ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड 10 to 7 डेज। मतलब हमारी जब फर्टाइल पीरियड होता है, जैसे कि 28 डेज की साइकिल हुई, तो उसमें से 10 to 17 डेज हम जब हमारा ओवम आ सकता है या फर्टिलाइज हो सकता है, उस दिनों में हम लोग क्वाइटस को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर उस दिन क्वाइटस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये मेथड को थोड़ा फेलियर रेट भी ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि मतलब कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, कब स्पर्म आया और नहीं हुआ कब, क्योंकि सबकी साइकिल आगे पीछे होती रहती है। जैसे कि हर बार 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, इसी वजह से ये मेथड थोड़ा फेलियर रेट ज़्यादा देता है। मेथड में हमारा आता है क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब विड्रॉल मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ अ पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन के पहले ही हम लोग पेनिस को विड्रॉल कर लेते हैं। तीसरा मेथड हमें देखने को मिलता है लैक्टेशन या एमेनोरिया के टाइम पे, जो 6 मंथ में ओवुलेशन को नहीं होने देता है। जब ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, और इन दिनों क्वाइटस करना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। या फिर ऐसा कह लो कि इन दिनों जब ओवुलेशन नहीं होगी तो हम लोग को वही कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, तो इसे भी उसके अंदर डाला गया है। इस दौरान क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है नेगेटिव फीडबैक देते हैं एफएसएच को, और एफएसएच ओवुलेशन नहीं होने देते हैं। के बाद हम बात करते हैं बैरियर या प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी मेथड्स की, जिसमें मोड ऑफ एक्शन ये है कि प्रिवेंट करेंगे फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। इसमें भी हम फिजिकली ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकेंगे। जैसे कि मेल कॉन्डम्स यूज करते हैं जो कि रबर का होता है, और वो कवर करता है पेनिस को, जो कि हम लोग निरोध ब्रांड का यूज करते हैं, और ये सब डिस्पोजेबल होते हैं। वाइल फीमेल कॉन्डम जो है कवर करता है वजाइना एंड सर्विक्स को, जैसे कि डायाफ्राम, वॉल्व्स और सर्वाइकल कैप्स वगैरह यूज करते हैं, और ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है फीमेल कॉन्डम्स। इसी के साथ साथ हम लोग स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज, फोम अलॉन्ग विद देम यूज करते हैं।
मेथड आ जाता है हमारा आईयूडी का, या इसी को हम लोग आईयूसीडी भी बोलते हैं। इस मेथड का नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओनली बाय फीमेल यूजेस होता है। मतलब इंट्रा यूटेराइन हो गया तो फीमेल ही ओनली यूज कर सकती है इसे। इसमें क्या होता है कि इंसर्टेड इनटू द यूट्रस वाया वजाइना, ये नॉन सर्जिकल होता है। मतलब इसमें यूट्रस में इंसर्ट करना पड़ता है ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर, पर इसे एक प्रैक्टिशनर मतलब एक ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर ही ट्रीट करता है। कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं होती, पर एक ट्रेन प्रैक्टिशनर से ही इसे करवाया जाता है। का मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है। मोस्ट एक्सेप्टेड होता है, मतलब ये ज्यादातर लोग इसे एक्सेप्टेड करते हैं। और स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रंस के लिए ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये मेथड जो है हमारा नॉन सर्जिकल होता है, पर इसे ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की वजह से यूज करना पड़ता है। और ये बहुत से टाइप्स में अवेलेबल भी है। टाइप्स ऑफ आईयूडी में आ जाता है सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। हमें बायोलॉजिकल इनर्ट आईयूडी देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल में हमें लिपिस लूप देखने को मिलता है। दूसरा आ जाता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मतलब कॉपर टी की तरह होता है, जो कि टी की तरह होता है, उसमें कॉपर की वायर लिपटी होती है। ये डिक्रीज करता है स्पर्म की मोर्टेलिटी को, फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी ये डिक्रीज करता है। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं कॉपर टी, CU7 और मल्टीलोडेड 375। तीसरी आईयूडी हमारी हार्मोनल आईयूडी होती है, जिसे यूट्रस में डाला जाता है, जो कि इनहॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन कर देती है। ये ओवुलेशन नहीं होने देती है और सर्वाइकल फ्लूइड को बहुत ज्यादा थिक कर देती है। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं LNG-20 और प्रोजेस्टेजार्ट। सब मेथड्स के बाद हमें देखने को मिलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें हमें पिल्स लेनी पड़ती है, जैसे कि मिनी पिल्स हो जाती है, जो कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेना पड़ता है। वही कुछ दफा हमें कॉम्बिनेशन पिल्स के थ्रू भी जाना पड़ता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों भी होते हैं। इसमें मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल कर देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन को, ओवुलेशन को होने नहीं देंगे और सर्वाइकल फ्लूइड को बहुत ज्यादा थिक कर देंगे। डॉक्टर्स मतलब पूरे मंथ की ऐसे पिल्स देते हैं। ये कई दफा थोड़ी नुकसानदेह भी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बनने वाले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं। पिल्स हमें पूरे महीने भर लेनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा हम लोग इसीलिए प्रॉब्लम्स नहीं मानते। लेकिन CDRI ने बहुत अच्छा इस पे काम करा है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। इन्होंने एक नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल पिल्स बनाई है, जो कि सेंक्रोमैन की बनी होती है, जिसे सहेली के नाम से पब्लिश करा गया, और इसे वंस अ वीक लेनी पड़ती है। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को। दफा हम लोग ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं कि हम लोग इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट कराते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन वगैरह और एस्ट्रोजन वगैरह को, जो डेपो-प्रोवेरा जिसे हम लोग इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, और नॉरप्लांट एक टेबलेट जैसी पिल्स जैसी होती है, जिसको हम लोग अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाते हैं। और बाज़ दफा हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू जाना पड़ता है, जब हमारे पास क्राइम जैसे सीन्स देखने को मिलते हैं, रेप या विक्टिम के केस में, जो कि 72 हॉर्स ऑफ कॉइटस में देना पड़ता है। ये भी एक आईयूडी के थ्रू ही होता है। हमें सबसे पहले पढ़ना है सर्जिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें आता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी हमारे मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टोमी हमारी फीमेल में होती है। वैसेक्टोमी में हम लोग वास डिफरेंस को कट करते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। सर्जिकल मेथड्स हमारी वो फैमिली करती है जिनकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है और उन्हें आगे फैमिली नहीं बनाना होता है, जैसे कि वैसेक्टोमी मेल्स करवाते हैं। इनमें क्या होता है कि टेस्टिस से हमारे स्पर्म बनते हैं और वो वास डिफरेंस से हमारे ट्रैवल करके आगे जाते हैं, तो हम लोग वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस ही कट कर देते हैं, तो मेल में स्पर्म हमारे वहीं पे रुक जाते हैं। वाइल ट्यूबेक्टोमी में जैसे कि हमारे एग्स बन करके फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, हम लोग फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर देते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब से आगे हमारे स्पर्म्स नहीं जा पाते हैं, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। मेथड्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड माना गया है, और ये एक सर्जिकल मेथड है, मतलब इसमें बाकायदा एक सर्जरी होती है। मेथड के रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, और इसका मोड ऑफ एक्शन यही होता है, प्रिवेंट करते हैं गैमेट को ट्रांसफर करने में। और इसकी रिवर्सिबिलिटी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत ज्यादा पुअर होती है, और मैंने आप लोगों के लिए लिख भी रखा है। इस मेथड से नो इफेक्ट ऑन लिबिडो, मतलब लिबिडो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। NCERT में MTP के बारे में बहुत ही ज्यादा सही तरीके से मेंशन किया गया है, जैसे कि MT का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, मतलब ये एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। ये अबॉर्शन हमारी इच्छा से होता है, ये एक वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी होती है। पूरे वर्ल्ड वाइड के रेशियो को देखा जाए तो 45 से लेकर 50 मिलियन MTP पर ईयर होती है, जिसमें से 1/5 ऑफ अ कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती है। इसका ये मतलब है कि जब बेबी में बहुत कुछ डिफेक्ट होता है, मेल फीटिसाइड नहीं हो रहा होता है, तो हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं हमें MTP के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है। और बहुत सी कंट्रीज में तो इसे लीगलाइज नहीं करा गया है, पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसे लीगलाइज कर दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। पर इसके एक्ट जो है MTP एक्ट 2017 में अमेंडमेंट किया गया हमारी इंडिया में। अबॉर्शन में फीमेल फीटिसाइड नहीं हो रहा है, तो ये मेथड बिल्कुल ही ज्यादा लीगल है, क्योंकि अगर बच्चे में कोई भी डिफेक्ट है तो उसका जन्म हो गया तो आगे चल के उसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसीलिए MTP को हमारी इंडिया ने लीगलाइज कर दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। और एक्ट में 2017 में जो एक्ट आया उसमें ये बताया गया कि अगर फीटस 12 हफ्ते का हो तो एक प्रैक्टिशनर से ही अबॉर्शन हो जाएगा, वाइल 12 हफ्ते से ज्यादा हुआ या 24 हफ्ते से कम हुआ तो 2 प्रैक्टिशनर यूज करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो सेफ हमारी MTP जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है, जो कि 12 हफ्ते की फीटस में होती है।
में हम लोग सेक्स के द्वारा ट्रांसफर होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसका फुल फॉर्म भी यही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसी को हम लोग आरटीआई के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन बोलते हैं। इसी के साथ वीडी वेनरल डिजीजेस भी आते हैं, जिसमें आता है हमारे बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन। बैक्टीरियल में जैसे कि हमें गोनोरिया हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, क्लमाइडियासिस हो जाता है। वायरल में हमें जेनाइटल हर्पीस हो जाता है, जेनाइटल वॉर्ट्स हो जाता है, एड्स हो जाता है और हेपेटाइटिस बी हो जाता है। वाइल प्रोटोजोन में हमें ट्राइकोमोनियासिस हो जाता है। एसटीडी में कुछ डिजीजेस ऐसे भी हैं जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो जाता है, और बाज़ दफा तो मदर टू फीटस भी ये इन्फेक्शंस या ये डिजीजेस हो जाता है। ऐसे कुछ डिजीजेस हैं जिनका वक्त पे पता चलने पे हमारे क्योर हो सकता है, पर हमारे एड्स में, हमारे एसटीडी में कुछ ऐसे डिजीजेस आते हैं जिनका इनक्योरेबल कोई इलाज नहीं है, पर हाँ आप लोग उसे प्रिवेंशन कर सकते हो। पहले एसटीडी में इनक्योरेबल डिजीजेस में जैसे कि जेनाइटल हर्पीस है, हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी में एड्स देखने को मिलता है। इनकी वजह से पीआईडी हो सकती है। हमें पीआईडी में मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब हमने पढ़ा था ना फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस का कहीं और ही जाके अटैचमेंट होकर डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे साथ साथ अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या फिर इनफर्टिलिटी के भी केसेस सामने आते हैं। इन सब की अगर सिम्टम्स की बात कर ले कि कैसे पता चल सकता है हमें, अगर ये इनक्योरेबल है, इनका इलाज नहीं है, तो जैसे कि हमें इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट एरिया में। टीडी की वजह से अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें अवॉइड करना चाहिए कोइटस विद अननोन पार्टनर। अगर आपका कोई अननोन पार्टनर है तो प्लीज आप लोग उससे कोइटस नहीं करो, वैसे भी नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप लोग उसकी फिजिकल हिस्ट्री नहीं पता हो। उसी के साथ साथ आप लोग को बैरियर मेथड्स भी यूज करना चाहिए और रीच आउट करना चाहिए डॉक्टर को, और डॉक्टर के पास यार जरूर जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल शेम नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर क्या सोचेगा। यार डॉक्टर है वो आपको आपकी सिर्फ मरीज, आपकी सिर्फ इलाज के बारे में सोचेगा, और आपको बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक मेंटेनेंस भी रखना चाहिए। की प्रोसेस में हम देख रहे थे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कैसे बहुत कंट्रोल किया जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमें इनफर्टिलिटी में भी देखने को मिलती है, जैसे कि वो पेरेंट्स, वो कपल फर्टाइल ही नहीं हो पा रहे हैं। कहेंगे कि ऐसे कपल्स को हम कैसे हेल्प करें, तो इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब 2 साल तक की उनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बावजूद वो कपल्स पेरेंट नहीं बन पा रहे, तो उनके लिए क्या यूजेस होना चाहिए। जैसे कि फीमेल के पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकली कंजेनाइटल, मतलब उसे पेरेंट टू पेरेंट मिली हो, या फिर उसको कोई डिजीज हो, या फिर उसने कोई ड्रग लेती हो, या इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो। इसमें हमें ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिलता है, जहाँ पे एक इजैकुलेशन में मिलीलीटर ऑफ सीमन में 20 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ स्पर्म से कम देखने को मिलता है, या फिर एजोस्पर्मिया हो जाता है जिसमें एब्सेंस ऑफ स्पर्म देखने को मिलता है, या फिर एस्थीनोस्पर्मिया हो जाता है। एस्थीनोस्पर्मिया में स्पर्म तो होते हैं यार, पर उसकी मोर्टेलिटी रेट, उसकी हेल्दी, उसकी मतलब फिटनेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। कपल्स जो है हमारे आर्ट पे शिफ्ट किए जाते हैं, और आर्ट का फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले आईवीएफ आती है। आईवीएफ या फिर इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया जाता है। इसमें इन वाइट्रो मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्पर्म और एग को एक पेट्री डिश में ले लेंगे और लैब में ग्रो करवाएंगे। उसके बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा ना, तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर करवाया जाता है। सबसे पहले हमारे लैब में जायगोट बनवाया जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। अगर एम्ब्रियो हमारे जिफ्ट के थ्रू भी जाते हैं और आईयूटी के थ्रू भी जाते हैं, मतलब जिफ्ट में जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होता है और आईयूटी में इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर होता है। इसमें आगे क्या होता है, और चलो फटाफट से देखते हैं। एम्ब्रियो बनने के बाद उसका ट्रांसफर हमने जिफ्ट के साथ तब कराते हैं जब हमारे ब्लास्टोमियर्स के सेल्स 8 सेल से कम के होते हैं। आईयूटी में हमारे ब्लास्टोमियर्स जो है 8 सेल से ज्यादा के होते हैं, तब हम आईयूटी करवाते हैं, मतलब इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करवाते हैं, वरना जिफ्ट के साथ चले जाते हैं जब 8 से कम होते हैं। कम होने पे हम लोग उसका जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करवाते हैं। के साथ साथ हम गिफ्ट के साथ भी जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड एग फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म और एग हम एक डोनर कपल से लेंगे और जिसे हम किसी और की फैलोपियन ट्यूब में इसे फर्टाइल करवाते हैं। वहाँ पे ये बेबी आप हमारा ग्रो अप होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कंसीव करने को तैयार नहीं होती है, इसलिए हम इसे दूसरे की बॉडी में जाके करवाते हैं। हमारी एक और प्रोसेस आती है जो कि हम लोग इक्सी के नाम से फेमस है, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये स्पर्म के लो काउंट होने पर इसे करवाया जाता है। सबसे पहले हम लोग ओवा को लेंगे या एग हम लोग जिसे कहते हैं पैट्री डिश पे, उसमें हम लोग स्पर्म एक इंजेक्शन में रखेंगे और स्पर्म को इंजेक्ट करवाएंगे उसमें, और वो जायगोट बनेगा और उसके बाद हम इसे यूट्रस में डालते हैं। पल्स हमारे एआई के साथ भी जाते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसमें मेल या फिर डोनर से सीमेन लेते हैं, जिसे वजाइना में डालते हैं या फिर उसकी आईयूटी करवाते हैं, मतलब यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब उस सीमेन को हम लोग बाज़ दफा वजाइना तक छोड़ के आते हैं या फिर आईयूटी करवाते हैं, यूट्रस तक ही छोड़ के आते हैं। प्रोसेस हमारी देखी गई है, मतलब जो जिसमें भी लो स्पर्म काउंट होता है उसमें वो स्पेशली एआई, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू भी जाते हैं।
कुछ कपल सरोगेसी के थ्रू से भी जाते हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जैसे कि मेल अपने स्पर्म और फीमेल अपने एग आईवीएफ के थ्रू जायगोट बनाते हैं और जायगोट को सरोगेट मदर में ट्रांसफर करा जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो लोग रेंट अ वूम लेते हैं, मतलब वूम को उनके या यूट्रस को उनके, या फिर कह लो कि मदर के जो यूट्रस होता है, वूम होता है, उसे हम लोग रेंट पे लेते हैं। पर ये यार करवाना बहुत ज़्यादा, ये सारे मैटर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब वैसे तो सरोगेट मदर अब बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सी पुअर फैमिलीज इससे मतलब एक बिजनेस के थ्रू ले रही थी और ज़्यादा एक्सपेंसिव चार्ज करते थे, जिससे एक फीमेल को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, पर वो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चार्ज करते थे, इसीलिए इसको अब बैन कर दिया गया है। ये फीमेल अगर सही तरीके से देखा जाए, या फिर कोई कपल अगर पेरेंट्स नहीं बन पा रहा है, तो आर्ट यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, और मतलब थोड़ा सा अगर सर्जरी वगैरह हो रही है तो थोड़ा सा भी हो जाएगा। आप लोगों को पेरेंट बनना ही है तो सबसे बेस्ट तरीका है लीगल अडॉप्शन का। मतलब पेरेंट को उनके बच्चे भी मिल जाएंगे और एक बच्चों को उनके पेरेंट भी मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँगी लीगल अडॉप्शन इज सबसे बेस्ट तरीका है। तो भी पेरेंट, अगर आप लोग बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हो और आप लोग बनना चाहते हो पेरेंट, तो होता है हमारा पूरा चैप्टर समाप्त। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय मेरे प्यारे बच्चों।